Hello young physics learner, welcome back to my class and this is class 11th physics and today we are going to discuss projectile motion. आज हम projectile motion के बारे में डिटेल में बात करेंगे as well as we will solve some numericals. We will solve some numericals that are very interesting based on this projectile motion. It is the most important topic for class 11th as well as for competition. अब आप ये कहोगे कि हर एक टॉपिक important है तो फिज़िक्स में छोड़ने वाली क्या चीज़ है, but really be serious, it is the most important topic, projectile motion, and it is very relevant to the practical applications. Okay, so that is why you have to go through with this topic. Sometimes it happens, it become difficult topic for students when they are going to solve the numericals, so that is why I will focus over the numerical today for related to this topic and for you especially. And sometimes it happens that we ignore class 11th as compared to class 12th. Why? The reason is only this: class 12th is board examination class and the students are going to appear in different competitive examinations, so we basically focus over this class because we have to give the board examination result. But don't worry, we can understand your point of view that you are not a class to ignore. Even every time I say to class 12th student that this class 11th is the base, it is based on mechanics. Basically mechanics is the most important portion for different competitive examination. तो आपकी तैयारी अभी से शुरू होती क्लास 11 से. अगर आप 12th क्लास पे या तो 12th क्लास के बाद कंपटीशन के लिए अपियर होने जा रहे हो तो आपकी तैयारी अभी से शुरू होती है. तो आपकी क्लास इग्नोर करने वाली नहीं है, कहीं भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो और ना ही हमें करना चाहिए. बट सॉरी फॉर दैट वन. And let's start with the topic projectile motion. So first of all, what is projectile? projectile को अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो, ये जो वर्ड है तो इसमें प्रोजेक्ट वर्ड निकल के आ रहा है, ये वर्ड. ठीक है. सो प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है? लॉन्च करना. जैसे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट होता है, कुछ पर्टिकुलर एंगल दिया जाता है. लॉन्चिंग ऑफ बॉल होता है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते होंगे. सो लॉन्चिंग ऑफ बॉल और लॉन्चिंग ऑफ एनी बॉडी कि वो अपने टारगेट पे रीच कर जाए. ठीक है. आप लोग प्रैक्टिकली भी ऐसा देखते हो कि हमेशा टारगेट पे रीच करने के अकॉर्डिंग्स में आप अपनी एनर्जी इनपुट देते हो बॉल को जब आप क्रिकेट खेल रहे हो. ठीक है. बॉल को इनपुट एनर्जी दोगे और एक पर्टिकुलर एंगल भी देते हो. क्रिकेट में जो इंटरेस्ट लेते हैं उनको पता है कि आप जब क्रिकेट देख रहे हो तो उसमें एक एंगल और एक स्पीड और एक स्पिन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. तो वो जो आपका एक पर्टिकुलर एंगल पे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना होता है, चाहे वो बॉल हो या सैटेलाइट हो या कोई भी आप फिज़िकल बॉडी उसे ले सकते हो. तो वो बॉडी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं सो दैट इट मे रीच टू पर्टिकुलर डिस्टेंस, इट मे अचीव सम पर्टिकुलर हाइट, whatever we required. So that kind of phenomena is called projectile motion. It is under the topic that is motion in 2 dimension. ठीक है. आप लोग जब क्लास 11th में पढ़े हो तो चैप्टर वाइज से बेटर रहता है कि टॉपिक वाइज पढ़ो. इसीलिए मैं अपनी जितने भी वीडियोस बना रही हूँ +1 के वो मैं टॉपिक वाइज बना रही हूँ क्योंकि एक एक टॉपिक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है. वो जितने भी बेस्ड टॉपिक है वो मैं प्रीवियस टॉपिक उसमें से ले रही हूँ. क्लियर. तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करना किसी भी बॉडी को, चाहे वो स्मॉल बॉडी हो या लार्ज बॉडी हो. जितने मैक्सिमम स्पोर्ट्स के जितने वो फील्ड्स देख लो, उस स्पोर्ट्स की फील्ड में जेवलिन है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसी फिनोमिना पे बेस्ड है कि किसी बॉडी को कितना एंगल दिया जाए, कितनी इनपुट एनर्जी का मीनिंग यहाँ पर वेलोसिटी से निकलेगा. कितनी इनपुट एनर्जी दी जाए कि ये एक पर्टिकुलर हाइट गेन कर ले और एक पर्टिकुलर रेंज यानी डिस्टेंस तक पहुँच जाए. यहाँ पर इसको हम कहेंगे रेंज. जैसे ग्राउंड से थ्रो किया गया, ये ग्राउंड है. ठीक है. दिस वन इज़ अ ग्राउंड. ग्राउंड के ए पॉइंट से थ्रो किया गया और ये एक हाइट अचीव करते हुए बी पॉइंट पर ये बॉडी पहुंच रही है. ओके. तो जब हाइट अचीव करते हुए ये पहुंच रही है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो स्पीड दी जाएगी वो इनिशियल स्पीड है. ओके. यहाँ जो एंगल दिया जाएगा वो इनिशियल एंगल है. तो रेंज क्या होती है? ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज. ठीक है. इज इट clear to everyone? The horizontal distance
from A point to B point is called range. This is represented by R. Got it? And this is equal to AB here according to this figure. Now the maximum height, वो maximum height कहाँ से निकालेंगे? जो top point है, यहाँ maximum height यहाँ से लेकर के एक आपने क्या किया कि प्रोजेक्शन डाल दिया, इसको भी प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम हाइट, सो इट इज मैक्सिमम हाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय h। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म होता है कि यहाँ A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, सो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट इसे कहते हैं, जैसे एरोप्लेन का मूवमेंट हो उसमें भी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जो लॉन्चिंग होती है वो एक एंगल पर और एक स्पीड पर होती है। सैटेलाइट का मोशन, ठीक है, जब हम रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं उसका मोशन, वो किस स्पीड से जाकर के एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचेगा। तो इन सब में टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो रेंज R, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइट द वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय T। तो ये तीन टर्म्स होते हैं जिसको हम निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। रिमेंबर, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, ओके। एंड आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रोजेक्टाइल पाथ, ओके। वो प्रोजेक्टाइल पाथ जो ये अडॉप्ट कर रहा है वो पाथ किस तरीके का आएगा, किस शेप का आएगा। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा काइंड ऑफ मोशन। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है y = mx + c। फिर उसके बाद एक होता है पैराबोलिक मोशन, फिर एक इलिप्टिकल मोशन होता है, स्पाइरल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, हाइपरबोलिक मोशन होता है। तो ये काइंड ऑफ मोशन है, काइंड ऑफ शेप्स हैं, जिसकी हर एक शेप की अपनी एक इक्वेशन है जो आपने मैथ्स में पढ़ी है, और उसमें से कुछ इक्वेशन यहाँ फिज़िक्स में भी यूज़ होती हैं। तो उन इक्वेशंस के बेसिस पर हम बता पाते हैं कि वो जो पाथ है वो किस तरीके का शेप अक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो वो उस पाथ को हमें डेरिवेशन के थ्रू यहाँ पे निकालना है। इज़ इट क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ठीक है, हम वो पाथ निकालेंगे, उसके बाद हम रेंज निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। ये तीनों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना मुझसे या कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ओके, सो डेरिवेशन के लिए हमें फिर से ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में बनाती हूँ, ठीक है। दिस वन इज़ A, दिस वन इज़ B पॉइंट, एंड A पॉइंट से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी गई है एंड दैट वेलोसिटी इज़ u, ओके। आफ्टरवर्ड it will reach to a point which is the topmost point. this point is C. topmost point के बाद बॉडी का फॉल शुरू हो जाता है। कोई भी बॉडी जो A पॉइंट से थ्रो की गई है वो C पॉइंट के बाद उसका फॉल डाउन शुरू होगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 0। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड दैट शुड बी इक्वल टू 0 हम लेंगे, ठीक है। ये एक समझ लो आप इस पाथ का ये ब्रेक पॉइंट है। C पॉइंट इज़ द ब्रेक पॉइंट हियर। ये मैंने O दे दिया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है यहाँ पर। दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, दैट इज थीटा। एक तो आप वर्टिकली थ्रो कर देते हो तो उसमें सिर्फ वर्टिकल मोशन है, जैसे बॉल को ऐसे थ्रो किया। सो ये वर्टिकली थ्रो करके सीधे डाउनफॉल करेगी अगर आप स्टेबल हो, ओके। अब उसके बाद अगर आप अनस्टेबल हो तो ये सीधे स्ट्रेट वर्टिकल मोशन नहीं होगा, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन नहीं हुआ। जब अगर आप मूव कर रहे हो, किसी व्हीकल में आप जा रहे हो, कार में जा रहे हो, जीप में जा रहे हो, ओपन जीप है, उसमें आप अगर कोई बॉल थ्रो करते हो तो उसका मोशन वर्टिकल मोशन नहीं आएगा, क्योंकि आपकी भी अपनी एक स्पीड है, ठीक है। वो क्या होगा कि वो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस तरीके से कि हमने एंगल दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है, दोनों काइंड के मोशन है, और उन्हीं से हम यहाँ इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो दिस इज़ थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u है। इसके हम रिजोल्यूशन के थ्रू, आप टॉपिक रिजोल्यूशन पढ़ चुके हो, रिजोल्यूशन के थ्रू 2 कंपोनेंट निकालेंगे, ux एंड uy। ये 2 कंपोनेंट आ गए। y मीन्स क्या, y एक्सिस पे यानी वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, x मीन्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है। तो इस u
वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, वन इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, इसको अच्छे से समझते जाओ। ओके, तो वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। अगर इस पॉइंट पे लोगे तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ ये जो पॉइंट है इस पर हमने टेंजेंट लिया है इस आर्क के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये पूरी मैथमेटिक्स लग रही है, आप यहाँ पे इसको मैथमेटिक्स को अप्लाई करो इस पूरे फिनोमिना में। सो एट दिस पॉइंट दिस वेलोसिटी इज लेट इट बी v डैश। तो इसके क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, जैसे जैसे बॉडी ऊपर की साइड में जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, यहाँ पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन आपने पढ़ी हैं। इन्हीं को आप जब वर्टिकल में लिखते हो तो s की जगह पर h आ जाता है और a की जगह पे g आ जाता है। ठीक है, वर्टिकल मोशन में वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस वन इज़ द एक्सेलरेशन। तो वो जो आपका एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग्स में चेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम वर्टिकल डिस्टेंस में जब लेते हैं तो उसे हम हाइट कह देते हैं, दैट इज़ h। तो यहाँ हम इस वेलोसिटी जब वर्टिकली ऊपर जा रही है तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा, g एक्ट कर रहा है और g हर एक पॉइंट पर सेम होगा। सो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम होगी। एक बॉडी ऊपर की साइड थ्रो की गई है किसी एनर्जी से और उस पर नीचे की साइड उसको पुल किया जाए, खींचा जाए, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड कम होगी ऊपर जाने की, और फाइनली वो क्या हो जाएगा, नीचे की साइड आएगी। तो यही यहाँ पर पाथ ऐसा आ रहा है कि हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड कम होती जा रही है जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुँच जाती है। उसके बाद इसकी स्पीड, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फॉल डाउन होगा। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होने के बाद फिर जब ये डाउनफॉल होगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि अब बॉडी का मोशन नीचे की साइड में है, डाउन साइड में है, और कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउन साइड में है। दैट मीन्स कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी नीचे की साइड लग रहा है, तो ये बॉडी की स्पीड को बढ़ाएगा। अगर बॉडी ऊपर की साइड जा रही थी तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी की स्पीड को कम कर रही थी, और जब नीचे आएगी बॉडी तो बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कराएगी। यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, वन इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v x डैश एंड वन इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट v y डैश। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। अब जब बॉडी यहाँ पर आएगी तो उस समय जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो नीचे की साइड हो जाएगा, क्योंकि पाथ के अकॉर्डिंग्स में इसकी टेंजेंट वेरी कर रही है। अब इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v x और यहाँ पर क्या वर्टिकल वेलोसिटी डाउन साइड में आ जाएगी क्योंकि बॉडी नीचे की साइड मूव कर रही है, सो इट इज़ वी वाई। आप डबल डैश ले लो क्योंकि वेरिएशन तो है वेलोसिटी में। ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट लिया y और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं x। ठीक है, अभी हम x और y के फॉर्म में निकालेंगे so that we can get equation. Okay, so here you will take first of all the horizontal component ux as u cos theta and uy as u sin theta. ये तो अपने माइंड में फिट कर लो, आगे के लिए भी ये काम आएगा कि अभी आप लोग +1 में हो, आगे कई जगह पर रिजोल्यूशन काम आता है, ये रिजोल्यूशन का एक पार्ट है। तो जब भी हम कोई भी वेक्टर लेते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसे आप कोई भी नेमिंग कर दो, r है, और ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर ये वर्टिकल लाइन से एंगल बना रहा होता तो जिस एंगल पे जिससे एंगल बना रहा होता है, वेदर इट इज़ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बेसिस पर रखा जाता है कि बेस क्या होगा। सो इस वेक्टर r के लिए बेस क्या है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज एंगल इज मेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट x है, इसमें आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना सकते हो, and if you will take the triangle then cos theta should be base over hypotenuse, so x over hypotenuse is r, so you will get x as r cos theta। और vertical component that means ये जो आएगा इसको आप y अगर कंसिडर कर रहे हो तो sin theta is equal to क्या होता है, perpendicular over hypotenuse, so it will come as y over r, so y should be r sin theta।
लेकिन मैंने जैसे आपको बताया भी पहले कि थीटा जिस लाइन से बन रहा होता है उस बेसिस पर हम यहाँ एंगल लेते हैं और कंपोनेंट निकालते हैं। अगर थीटा यहाँ से बन रहा होता, लेट इट बी थीटा डैश, तो ये जो आपकी लाइन जो आपको वर्टिकल लग रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव व्यू कहाँ से हो जाता है, इधर से। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन कि ये जो थीटा है तो ये बेस लाइन हो गई। अब आप ट्रायंगल यहाँ से बनाओगे, ये बेस लाइन हो गई, तो दिस कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ में आ जाएगा और ये जो x कंपोनेंट होगा ये साइन थीटा के साथ में आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन एंगल टू व्हाट यू आर टेकिंग इन दिस वेक्टर रिजोल्यूशन। तो वेक्टर रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ था, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो या तो अपनी बुक में देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिनको जो भूल चुके हैं तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी एक सिंपलेस्ट केस यहाँ पर यही लिया है कि थीटा इज़ फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, सो यू एक्स कंपोनेंट इज़ यू कॉस थीटा एंड यू वाई कंपोनेंट इज़ यू साइन थीटा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इक्वेशन। सो इफ़ यू आर टेकिंग दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, तो इसमें ग्रेविटी का तो कोई रोल नहीं है। वर्टिकल डिस्टेंस में तो ग्रेविटी का रोल होता है, जब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही होती है तो g वैल्यू हम लेते हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इसी को वर्टिकल मोशन में रखेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाता है, और प्लस और माइनस दोनों लगता है, यानी वर्टिकली अप है तो माइनस लगेगा, वर्टिकली डाउन मोशन हो रहा है तो प्लस लगेगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ग्रेविटी किस साइड में होती है, नीचे, डाउन। सो ग्रेविटी के डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो प्लस है, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो माइनस है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगाओगे, s की जगह पे h आ जाता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये आपकी तीन इक्वेशन होती हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब इन इक्वेशन को के बेसिस पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट मीन्स यू एक्स इंटू टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हो गया, x डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, क्लियर है, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो हियर x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम टू द वर्टिकल मोशन। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट को लेंगे, चाहे आप ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या आप न्यूमेरिकल करोगे, तो दोनों में ही आपको ऐसा करना पड़ेगा। सो नाउ टेक द फर्स्ट इक्वेशन इन दिस वर्टिकल केस। इफ़ यू आर टेकिंग ए टू सी पाथ, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ए टू सी पाथ के लिए v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। c पर वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज यू वाई माइनस जी इंटू टी। आपकी ये एक इक्वेशन आ रही है, इसको आप लिख सकते हो यू वाई इज इक्वल टू जी टी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर y और x के फॉर्म में इक्वेशन बनाने वाले हैं, और y को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें या तो सेकेंड इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और या हमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। सो वी आर टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन in this case by second equation of motion, you will get it as y यानी h हो गया आपका इज इक्वल टू u है, u के प्लेस पे क्या रख दे, यू वाई, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है तो जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट हम ले रहे होंगे। सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इंटू टी। प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, A से C तक जाने के लिए, मोशन A से C तक का है तो यहाँ A से C यानी वर्टिकली अप जा रही है बॉडी, तो प्लस लगना है कि माइनस, दैट विल बी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, y एज सच
u के प्लेस पे u y है, तो u y का मीनिंग क्या बताया था आपको, दिस इज u साइन थीटा इंटू टी। अब t आपकी इस इक्वेशन में है, t इज इक्वल टू क्या आएगा, x ओवर यू एक्स, ठीक है। सो आपने रखा t इज इक्वल टू x ओवर यू एक्स माइनस हाफ g x ओवर यू एक्स होल स्क्वायर, ओके। नाउ y इज इक्वल टू u साइन थीटा, यहाँ पर क्या है यू एक्स है, u साइन थीटा x ओवर यू एक्स को क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो कॉम्पोनेंट क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, सो यू विल टेक इट माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यू एक्स को आपने क्या कर दिया, यू कॉस थीटा। नाउ यू विल टेक दिस इक्वेशन, u and u will be cancelled out here, you will get it as x sin theta minus half g x square over u square cos square theta, क्लियर। ये आ रही है पैराबोला की इक्वेशन। अब इसमें और चेंजेस तो आप नहीं कर सकते हो। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस माइनस या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस माइनस। इस तरीके के फॉर्म की इक्वेशन को पैराबोला इक्वेशन कहा जाता है, विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो x और y दो टर्म है, ये x है और ये y है। x देखो स्क्वायर फॉर्म में है और y लीनियर फॉर्म में, तो दैट मीन्स व्हाट कि ये इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन है, क्लियर। तो अगर ये पैराबोलिक इक्वेशन है तो दैट मीन्स कि प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ पैराबोलिक मोशन, और वो आप इसी तरीके से प्रूव करते हो। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ द डेरिवेशन टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और रिमेंबर दिस, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन, इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। और न्यूमेरिकल बहुत ही इजी लेवल से स्टार्ट हो करके डिफ़िकल्ट लेवल तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपको प्रोजेक्टाइल पे इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्यों बनते हैं वो भी मैं रीज़न बता दे रही हूँ कि क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या रॉकेट लॉन्चिंग हो या कितनी भी आप बॉल थ्रो कर रहे हैं, सिंपली जितनी भी फिजिकल लाइफ में एक्टिविटी हो रही हैं, मैक्सिमम काइंड ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन आते हैं। तो इसीलिए इंसिडेंट्स बहुत सारी बन जाती है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे बन जाते हैं, उसमें स्टेटमेंट बहुत सारे बन सकते हैं, कई तरीके की एक्टिविटी पे बेस न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसका बेस क्लियर होना डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, range and maximum height. So start with this. ये भी इस इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं, ये इक्वेशन आगे यूज हो जाएगी। जो क्वेरी हो उस क्वेरी को आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। केस लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कैपिटल टी से, ओके। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में हमें करना क्या है, देयर इज़ नथिंग। आपने क्या करना है कि ए से सी तक का टाइम निकाल लो और उसका डबल कर दो। ए से सी तक जितना टाइम लग रहा होगा, सी से बी तक आने में भी उतना ही टाइम लग रहा होगा। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम फॉर ए टू सी पाथ, क्लियर, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ यू वाई इज़ इक्वल टू जी टी आ रहा है, बिकॉज at maximum height, that means at C point the vertical speed is 0. Final speed here from A to C path it will be 0. So uy you can take it as u sin theta, that is equal to g into t. Means what? t is equal to हो जाएगा आपका u sin theta over g। और जैसा मैंने आपको बताया, आपने इस t के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इस वैल्यू को डबल कर देना। आपका ए से सी तक का टाइम आ गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ए से लेकर के बी तक पहुंचने के लिए टाइम क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दिस टाइम। जितना टाइम किसी प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर तक पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे तक आने में लगता है। सो हियर क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एसिलरेशन है। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो टी इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी
and you will double this value 2u sin theta divided by g. So that is the value of time of flight. Simple, कुछ नहीं था इसमें, क्लियर है ये. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज मैक्सिमम हाइट. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस टर्म मैक्सिमम हाइट हियर. मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको ए से सी तक का सफिशिएंट है पोर्शन. आपको सिर्फ ए से सी तक का लेना है, क्योंकि हाइट तो सी तक मिल जा रही है आपको, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की. सो ए से सी तक अगर आप लेते हो तो इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये होता है टर्म, जब इक्वेशन बनाते हो तो दिस मच आप इतना लेते हो. मैक्सिमम हाइट को आपने h से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो y है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू h. अब हम इसे h फॉर्म में लिखेंगे. सो h इज इक्वल टू u की प्लेस पे क्या आ जाएगा, जब हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ करेंगे. सो u प्लेस पे आ जाएगा uy इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, नाउ ये स्मॉल टी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो डबल था, c से b तक आने के लिए भी है साथ में, एडिशन ऑफ a टू c एंड c टू b. हमें तो सिर्फ a टू c के लिए लेना है, तो हमें स्मॉल t की ज़रूरत है, दिस मच टाइम, इस टाइम की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो. तो इस टाइम को अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. सो h इज़ इक्वल टू यू टी, यू वाई मीन्स क्या हो जाएगा, u साइन थीटा एंड t हियर इज u साइन थीटा ओवर g. ठीक है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट इज u साइन थीटा ओवर g होल स्क्वायर. Okay, so you will get it as u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहला टर्म आ गया आपका, माइनस ऑफ हाफ ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. वो एक ऊपर g और नीचे g स्क्वायर आ रहा है, तो ये g हो जाएगा एज सच. अब वैल्यू देख लो, ये डिवीज़न में यहाँ पर भी g है आपका. सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g है, और ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g का हाफ. तो ये 1 हो गया, 1 वैल्यू, और ये हाफ वैल्यू हो गई. तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ. दैट मीन्स इट विल कम एज हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी. सो यू हैव गॉट द मैक्सिमम हाइट एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इट विल बी द, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, ये जो बॉडी है जिसको थ्रो करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल. यानी एक रॉकेट भी प्रोजेक्टाइल हो सकता है, एक बॉल भी प्रोजेक्टाइल हो सकती है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं. क्लियर. नाउ ये तो आपका टर्म आ गया मैक्सिमम हाइट का. अब आपको क्या निकालनी है, रेंज. रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं r से, और ये हो जाना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक की थी x. ये पूरी अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू r. सो रेंज इज़ अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू, होता क्या है बेसिकली, अगर हम रेंज ले लें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अगर हम हॉरिजॉन्टल पाथ ले रहे हैं, सो वी हैव टू टेक द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सो विल टेक ux इनटू t. क्लियर है. अब ये जो t है, ये कैसा t होना चाहिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए. जितनी देर में बॉडी a से b तक आ गई उस टाइम को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, मल्टीप्लाइड बाई ux. ओके, सो विल गेट इट एज r इज इक्वल टू ux इज u cos थीटा एंड t वैल्यू आपने पहले निकाली थी 2u sin theta divided by g. So you will get r value as 2u square, u square पहले लिख दे रहे हैं, 2 sin theta cos theta divided by g. So r 2 sin theta cos theta sin 2 theta divided by g. ये वैल्यू आ जाएगी रेंज की. ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं और इस पे डेरिवेशन भी आपको प्रैक्टिस करनी है.
तो सबसे पहला टर्म 2u sin थीटा ओवर g इज़ टाइम ऑफ लाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इज़ हाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, दैट इज़ द रेंज। ओके, अब ये जो रेंज है इसमें मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एंगल पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अगर हम थीटा को 45, साइन की वैल्यू मैक्सिमम जिस केस में होगी उस केस में रेंज मैक्सिमम आएगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें थीटा 2 थीटा, ये जो पूरा थीटा टर्म है यानी 2 थीटा टर्म है, इसको कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम है विच इज़ 1। ठीक है, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया जाएगा तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो जब जैवलिन थ्रो होता है ना तो वहाँ पर रेंज देखी जाती है, तो वो रेंज किस एंगल पर आनी है वो जो प्लेयर होता है उसको पता होता है कि हमें कितना एंगल सेट करना है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट केस की मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी, तो अगेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, दिस शुड बी 90। तो हाइट तो तब गेन होगी जब बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो किया जाए। 90 का मतलब हुआ साइन 90, यानी थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, जब ये बॉडी वर्टिकली अप स्ट्रेट वर्टिकल थ्रो की जाएगी तो ये थीटा 90 हो जाएगा, और तब जो बॉडी है प्रोजेक्टाइल मोशन वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा, बिकॉज यहाँ पर साइन 90 1 हो जाएगा विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट फार्मूला। क्लियर? तो अगर किसी बॉडी को एग्जैक्टली स्ट्रेट वर्टिकल थ्रो किया जाए देन इट इज़ श्योर दैट इट विल रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट। क्लियर? तो ये 3 केसेस आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिए। अब आती है बारी न्यूमेरिकल की। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल। न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है, इसमें है कि एक स्टेयर केस दिया है 3 स्टेप का। स्टेयर केस आपको पता होगा, स्टेयर्स जो होती हैं हमारे घरों में, इस स्टेयर्स के केस में क्या दिया हुआ है कि जो हाइट है, हर एक स्टेप की हाइट है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है, हर एक स्टेयर की विड्थ वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये अगर हम कोई बॉल ऊपर से धीरे से थ्रो करें, ठीक है, और वो इस तरीके से थ्रो हो कि वो डायरेक्टली केवल मिनिमम हमें वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, दैट इज़ द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है u की वैल्यू, सो दैट इट रीचेज अप टू द लोअर स्टेप, द लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस स्टेयर केस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? हमें वेलोसिटी निकालनी है कि ये अपने लास्ट पोर्शन यानी यहाँ C पॉइंट पर पहुँच जाए। दिस वन इज़ A पॉइंट एंड दिस वन इज़ C पॉइंट। तो ये बॉल को थ्रो करना है एंड दिस पाथ शुड बी द प्रोजेक्टाइल पाथ। ये ऐसे आएगी, बीच में जो पोर्शन कवर अप करेंगे उसको हमें यहाँ पर लेना होगा, इंक्लूड करना होगा। ओके, तो जब अब इसको प्रैक्टिकली देखो कि आप स्टेयर्स के ऊपर बैठे हुए हो और आपको बॉल को इतनी स्पीड में थ्रो करना है। आप एक स्ट्राइक भी दे सकते हो, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर जैसे होता है, उसमें आप स्ट्राइक देते हो तो एक स्पीड देते हो कि वो गोल तक जाए। ठीक है, जो कॉइन होता है वो गोल तक जाए। तो अब यहाँ पर हमें इस बॉल को एक स्ट्राइक देनी है, उस स्ट्राइक की वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर, सो दैट इट रीचेस ओनली अप टू द C पॉइंट, यानी लास्ट 3rd स्टेप के बाद ये रुक जाए। इतनी स्पीड देनी है, बहुत फास्ट भी नहीं थ्रो करना है और बहुत स्लो भी नहीं थ्रो करना है, तो वो स्पीड हमें निकालनी है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम H.C. Verma, Concept of Physics, and you will start these kind of questions. You can start from NCERT and afterward you can solve these kind of questions, and I am here to tell you, to guide you. तो इसमें सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले टोटल हाइट निकालनी है। यहाँ पे ये दे दिया गया कि 3 स्टेयर केस हैं, केवल 3 है, ये 1, ये 2, ये 3 स्टेयर केस हैं। तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे? एक स्टेयर केस की हाइट 10 दी हुई है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? दैट शुड बी 10 इंटू 3 स्टेयर हैं, तो 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो टोटल स्टेयर केस में, तो 3 इंटू 10 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.3 मीटर। अब यहाँ
जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको हम रेंज कहेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो कैसे निकलेगी, एक स्टेयरकेस की विड्थ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो रेंज कैसे निकल के आएगी 20 × 3, दैट शुड बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.6 मीटर। ये क्लियर है? ओके। अब आप करोगे क्या कि वर्टिकल के लिए जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो h इज़ इक्वल टू ut वर्टिकल स्पीड, तो वर्टिकली तो हमने कोई स्पीड नहीं दी, हमने दी है स्पीड हॉरिजॉन्टली, जो बॉल को थ्रो किया ऐसे किया है तो वो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है। सो ये यहाँ पर जो हम रखेंगे वैल्यू h इज़ इक्वल टू ut, अब नीचे ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस हाफ GT² हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे u जो टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हम ये जो u ले रहे हैं वो कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट uy है। अभी आपने प्रोजेक्टाइल सॉल्व किया तो जब भी आप वर्टिकल मोशन पोर्शन लोगे मोशन का तो उस पोर्शन में केवल वर्टिकल कंपोनेंट इंक्लूड होंगे। सो यू विल गेट इट हियर एज u फॉर uy एंड बिकॉज देयर इज़ नो वर्टिकल वेलोसिटी, ऊपर से जब बॉल थ्रो की गई, स्ट्राइक की गई, तो उस बॉल में केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड दी गई थी, सो इट इज़ नॉट द वर्टिकल स्पीड, सो दैट इज़ वाई इनिशियल वर्टिकल स्पीड इज़ 0। सो यहाँ इक्वेशन कैसी आ जाएगी, h इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ GT²। यहाँ से आप t की वैल्यू को निकाल सकते हो, T² शुड बी इक्वल टू 2 × h डिवाइडेड बाई g। सो h की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई है 0.3 एंड g वैल्यू 9.8 या 10, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 10 भी अप्रॉक्सीमेशन में ले सकते हो। सो इट इज़ 10, विल गेट इट एज 0.6 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई T² की, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √6 डिवाइडेड बाई 100 मैंने कर दिया इसे, एंड दिस इज़ √6 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन देखना है। सो हॉरिजॉन्टल मोशन r से दिया गया है, सो विल टेक इट एज r दैट इज़ इक्वल टू, ये है क्या, दिस इज़ डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमें निकालनी है यहाँ पर, यानी u इनटू टाइम। अब टाइम आप पहले पार्ट में निकाल चुके हो, सो विल प्लेस द वैल्यू। सो रेंज आपके क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है ये, दैट रेंज इज 0.6, ओके। सो इट विल कम एज 0.6, दिस इज इक्वल टू u इनटू टाइम की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है √6 डिवाइडेड बाई 10। सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 × 10 डिवाइडेड बाई √6, सो इट विल कम एज 6/√6। तो आप इस वैल्यू को अगर सॉल्व करो तो 6 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू होती है 6 √6 की, आप देखो तो 2.3 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 529 आता है, 2.4 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा, यानी 5.76 अप्रॉक्सीमेटली 6। अगर आप 25 करोगे तो 625 आ जाता है, फिर 25 का स्क्वायर, तो वो तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो ना, इसलिए यहाँ पे ये यूज़ हम कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू होगी 2.4। सो 2.4 से इसको सॉल्व कर लो, 6.5, दिस 1 मीटर पर सेकेंड, हमने सारे डेटा मीटर में चेंज कर लिए थे। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड देनी है, और ये बॉल स्ट्राइक कर जाएगी सी पॉइंट पर, रीच कर जाएगी सी पॉइंट तक। सो ये है एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एससी वर्मा में हैं, और आपको खाली, मैं ये नहीं कहती आपको एससी वर्मा खाली फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, आप एनसीईआरटी से शुरू करो, एनसीईआरटी में भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो और रेफरेंस बुक के थ्रू होते हुए आप एससी वर्मा में आओगे। यानी रेफरेंस बुक को बेस मत लो, रेफरेंस बुक में न्यूमेरिकल्स जो दिए होते हैं वो एक ही टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए होते हैं, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास टाइम है, आप उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अ मोर न्यूमेरिकल एंड वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी केस, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि स्विमिंग वाले केसेस, एक पर्सन स्विम कर रहा है वाटर में, तो स्विमिंग वाले केसेस में कैसे हम सॉल्व करते हैं,
क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, और रेनिंग का केस होता है कि अम्ब्रेला किस एंगल पे हमें पुट करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ये कैटेगरी बनी हुई है क्वेश्चन की जो जनरली एग्ज़ाम में भी आते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो वो कैटेगरी को आपको सॉल्व करना डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। सो आई विल कम विद सम न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड relative velocity, relative motion case along with the numerical based on that relative velocity. So be with me and bye bye for today.